तो चलो आज देखते हैं सी एस आर नेट फिजिक्स 2024 के जो रिस्पॉन्स शीट आए हैं उसके सॉल्यूशन किस टाइप से होंगे क्वेश्चंस के। सबसे शुरू करते हैं, ये सेट मिला मुझे इसके पहले क्वेश्चन से, पार्ट बी से शुरू करते हैं बिकॉज हम लोग केवल फिजिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पीवी डायग्राम शोज अ प्रोसेस वेयर एन आइडियल गैस इज टेकन क्वासी स्टेटिस्टिकली फ्रॉम ए टू बी along the path as shown in the figure। सो ए से बी तक जाना है हमें, तो वर्क डन निकालना था। वर्क डन W इन दिस प्रोसेस। सो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है विथ पी वी विथ वी एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। तो देखो कैसे बनेगा, इस टाइप से कर्व दिया है, ए से बी जाना है। मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स को नाम दे दिया है, पी इस पॉइंट को पी, इस पॉइंट को क्यू, इस पॉइंट को आर। ठीक है, तो वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, पी डी वी होता है। सो सबसे पहले इस प्रोसेस में ए से पी में ये क्या है, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है। बट ये आइसोकोरिक नहीं है, तो इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो इसमें वर्क डन होगा एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंडर ये पूरा एरिया को कैलकुलेट करेंगे, वही इस प्रोसेस में किया गया कार्य है। तो इसके अंदर के एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान से देखोगे एक त्रिभुज बन रहा है और एक चतुर्भुज बन रहा है, रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो दोनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। तो देखो ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेस, इसका बेस मतलब ये बेस क्या हो जाएगा, ये बेस कैसे निकालूंगा मैं, इससे इस पॉइंट से इसको माइनस कर दूंगा। इस पॉइंट से इसको माइनस किया तो बेस निकल गया इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट। ये हाइट कैसे निकलेगा, P2 माइनस P1 करूंगा तो P2 माइनस P1 से हाइट निकल गया। प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है। अब लेंथ कितना है इसका, इस रेक्टेंगल को ध्यान दो, इसका लेंथ है कितना, ये माइनस से करूंगा तो लेंथ निकल जाएगा। और ये ब्रेड्थ कैसे निकालना है, P1 माइनस जीरो, P1 माइनस जीरो करूंगा तो इसका ब्रेड्थ निकल जाएगा। तो इस प्रकार से फिर इसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये P1 हो जाएगा, ये V1 प्लस V2 बाई टू माइनस V1 करेंगे तो V2 माइनस V1 बाई टू हो जाएगा, क्योंकि हाफ से एक घट जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा। ये फिर वैसे यहाँ पर भी इससे एक घट जाएगा तो V2 माइनस V1 बाई V2 हो जाएगा P1। तो दोनों से V2 माइनस V1 बाई टू को कॉमन निकाल लिया मैं, तो अंदर में प्रेशर्स बचे ओनली। सो P2 P1, तो इसको सॉल्व किए तो P2 प्लस P1 बाई टू आया। सो ये आधा हर गुणा हो जाएंगे तो अंश गुणा हो जाएगा। P2 माइनस P1 P1 प्लस P2 ये आ गया इस प्रोसेस में वर्क डन। अभी ये और प्रोसेस बचा है आगे, इसमें अगेन वर्क डन जीरो होगा क्योंकि आइसोकोरिक है, समायतनी। ठीक है, तो इसमें वर्क डन निकालना है। फिर इसमें वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, इस कर्व के अंडर के एरिया। इसके अंडर केवल क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, सो W2 सेकंड प्रोसेस RB में जो है प्रोसेस में वर्क डन हो जाएगा एरिया, रेक्टेंगल के एरिया। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ सेम वैसे निकाल लेना है, ये ब्रेड्थ और ये लेंथ ऐसे करके। तो ये करेंगे तो ये आया, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W2। तो W1 प्लस W2 करेंगे तो W1 क्या है, ये निकाले हैं, ये W1 है, ये अभी निकालो W2। W2 में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ताकि हर समान हो जाए करके, तो हर समान हो जाएगा तो अंश जुड़ जाएगा, अंश जुड़ जाएगा। फिर इसको V2 माइनस V1 को कॉमन निकाल दिए हैं, तो अंदर को जोड़ेंगे तो आ जाएगा P1 प्लस 3P2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ फाइनाइट साइज्ड लाइट सोर्स इज यूज्ड इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी पैटर्न चेंजेस फ्रॉम फिगर ए टू फिगर बी एज शोन। तो दिख रहा है इसमें जो है ये इसका फ्रिंजेस का विड्थ बोल लो वो चेंज हो गया है, बट इंटेंसिटी उतना ही है, कांस्टेंट है। सो द ऑब्जर्व चेंज, ऐसा चेंज क्यों हुआ है, क्या स्लिट को नैरो करने से हुआ है, या रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिक्रीज इन कोहेरेंस लेंथ ऑफ लाइट सोर्स, और या रिडक्शन इन द साइज ऑफ द लाइट सोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। कोहेरेंस लेंथ को जब डिक्रीज करते हैं तो ये जो विड्थ है, ये जो फ्रिंजेस का विड्थ है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स
को मिला के दे दिया गया था, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से आया है, जो क्वेश्चन कहता है कि हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है, क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास यूनिट मास एम इन दिस इन पोटेंशियल, जो कि एक हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है, are in equilibrium at temperature T let N2 and N3 denote the number of particles in the second and third excited states respectively। N2 by N1 का रेशियो बताना है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उसका रेशियो बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो कि जिसका एनर्जी आइगन वैल्यू होता है ये n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, बट यहाँ n क्या है, ऑड होते हैं। ठीक है, सबको पता होगा, या कुछ बुक में n की जगह 2n+1 भी लिखा जाता है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भी लिखो, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, तो ऑड। तो चलो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा, n=1 रखेंगे तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी n=3 रखना है तो 7/2 h क्रॉस ओमेगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो पूछा है वो हो जाएगा 5, n की जगह 5 रखेंगे तो 11/2 h क्रॉस ओमेगा। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो कि पूछा है 7 रखेंगे, n की जगह 7 रखेंगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में लेगा जो कि 15/2 h क्रॉस ओमेगा होता है। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टीशन फंक्शन के। पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला होता है कि पावर माइनस बीटा ई। यहाँ जी भी होता है डिजेनरेसी, चूंकि 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो डिजेनरेसी नहीं होता है, डिजेनरेसी 1 होता है, नॉन डिजेनरेट स्टेट होते हैं, तो जी का वैल्यू 1 होता है। ई की पावर माइनस बीटा ई का वैल्यू पता है, ये गिवन है। हमें सेकंड और थर्ड बस का पूछा है और रेशियो पूछा है तो n2/n3 n प्रोपोर्शनल ई की पावर माइनस बीटा ई से। ई की पावर माइनस बीटा n2 के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 11/2 है तो 11/2 h क्रॉस ओमेगा। n3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए ई का वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू 15/2 है h क्रॉस ओमेगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 15/2 माइनस 11/2 h क्रॉस ओमेगा बीटा हो जाएगा। फिर 15 ये घट जाएगा तो 2h क्रॉस ओमेगा बीटा। बीटा को लिख सकते हैं 1/kT। ई को लिख दिया हम एक्सपोनेंशियल ऐसे करके, सो 2h क्रॉस ओमेगा बाई kT, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग रिलेटिविटी से आया था, जो कि दिमाग घुमा दिया। A square plate of dimension a by a makes an angle theta is equal to pi/4 with the x-axis in its real frame as shown in the figure। ये दिख रहा है कि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, बट वो थीटा को नहीं पूछा, फाई को पूछा है। ठीक है, इट इज मूविंग और ये फ्रेम मूव कर रहा है विद v इज इक्वल टू √2/3c स्पीड से इन x एक्स along the x axis the respective to observer s dash ऑब्जर्वर के सापेक्ष c speed of light है। the value of interior angle phi indicated in the figure as measured in s dash। phi का वैल्यू बताना है मूविंग फ्रेम s dash के रिस्पेक्ट में, जो कि ऑब्वियसली जब मूव नहीं कर रहा है, फिर मतलब रेस्ट फ्रेम में उसका एंगल है π/2 गिवन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग एंगल चेंज होता है जब मोशन कर रहा हो रिलेटिविस्टिक स्पीड से। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है प्लेट, ये एंगल थीटा गिवन है तो ये भी थीटा है, कैलकुलेट कर सकते हो। ये फाई है। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है √2/3c। वेलोसिटी से गामा निकाला जा सकता है, सबको फार्मूला पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ गामा इज इक्वल टू √3 आएगा। मूविंग इन एस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो फार्मूला होता है एंगल चेंज होता है उसका, tan थीटा डैश इज इक्वल टू गामा tan थीटा नॉट। ये गामा है ना, आर नहीं है। tan थीटा डैश निकालना है, थीटा डैश निकालेंगे तो फाई डैश भी निकल जाएगा, थीटा डैश निकल जाएगा। गामा की वैल्यू √3, थीटा नॉट दिया है, थीटा ऑलरेडी π/4 गिवन है, तो 10 π/4 होता है 1, सो थीटा tan थीटा डैश इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। कि 10 कितने का वैल्यू √3 होता है, विच इज 60 डिग्री का वैल्यू, तो थीटा डैश 60 डिग्री आ गया। तो बताइए ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, नया फाई कितना होगा। सो टोटल 180 डिग्री है, 180 डिग्री में से ये थीटा को घटा देंगे, मतलब 60 डिग्री पर 60 डिग्री घटा देंगे तो 60 डिग्री आएगा फाई। सो 60 डिग्री मतलब π/3, ये आंसर है। ऑब्वियसली ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो पहले 90 डिग्री था, अब ये पहले कितना था, π/4 था, मतलब 45 डिग्री था। जब एक्स डायरेक्शन में चला तो इधर ऊपर उठ गया, ये इधर ऐसा चपट गया, ठीक है, सिकुड़ गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये एंगल देख लो बढ़ के 60 डिग्री हो गया। ये 90 था तो 90 से घट के 45 डिग्री हो गया ये। ठीक है, सो π/3
45 डिग्री बोलते, सॉरी 90 था वो 60 डिग्री हो गया है। तो ये होता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड से मोशन करता है तो एंगल चेंज हो जाता है। तो फाई इज इक्वल टू π/3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गिवन है, बॉडी ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाय अ सेंट्रल फोर्स F इज इक्वल टू -kr वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज L, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट का टोटल एनर्जी बताना है। तो फोर्स का वैल्यू गिवन है -kr। यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फार्मूला पता है जो कि आता है हाफ kr²। इंटीग्रेट कर देना सिंपली। सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि r त्रिज्या कांस्टेंट है, तो उसका r डॉट डिफरेंशिएशन 0 होगा, r कांस्टेंट। तो इफेक्टिव पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं 2D को 1D में रिड्यूस करने के लिए। इफेक्टिव पोटेंशियल का फार्मूला होता है VR + L² / 2mr²। सो VR का वैल्यू ये दे रख देंगे यहाँ से, सो हाफ kr² + L² / 2mr²। तो लेट अस डिफरेंशिएट इज मिनिमाइज करना है। सो डी इफेक्टिव बाई डी आर इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2kr। सो 2 से 2 कैंसिल, kr माइनस ये r इसके ऊपर जाके -2/r³ हो जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हटा दिए उसको, -L² / mr³ इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा, r⁴ इज इक्वल टू L² / mk। तो r² हो जाएगा यहाँ से √L² / mk। ठीक है, r⁴ को मैं r² और एक स्क्वायर को इधर ला लिया तो रूट हो गया। तो इफेक्टिव पोटेंशियल, फिर इसको r² की वैल्यू के यहाँ रख देंगे, तो v इफेक्टिव क्या हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल हो जाएगा हाफ के r² का वैल्यू ये रख दिए तो L² / mk²। यहाँ r² की वैल्यू रखेंगे तो √L² / mk। तो k से √k कट जाएगा, तो ऊपर में √k बचेगा, L² बाहर निकल जाएगा। ये L² यहाँ से एक L बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, एक L से एक L कैंसिल, ये रूट के ऊपर चला जाएगा और एक m से एक √m कैंसिल, सो √m नीचे बचेगा। तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, तो हाफ ये प्लस हाफ ये इक्वल टू 1 ये, सो L√k/m। तो जो पोटेंशियल होता है, टोटल एनर्जी सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी होता है इफेक्टिव पोटेंशियल की इक्वल। तो हमें क्वेश्चन में टोटल एनर्जी पूछा है, सो टोटल एनर्जी हो जाएगा वही जो इफेक्टिव पोटेंशियल है, जो कि 100√L अंदर ले जाएंगे तो KL²/m। सो KL²/m ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में है KL²/m। अगला क्वेश्चन EMT से आया था, जो कि बहुत इजी टाइप है थोड़ा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय दिस। The magnetic field B vanishes for T is equal to K Z by omega. The pointing vector of the system, simply pointing vector से आया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यहाँ से हम वेव वेक्टर K का वैल्यू निकालने जानते हैं। यदि ये ओमेगा और ये K अपोजिट साइन हो तो K का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो यहाँ देखो प्लस है या माइनस है तो K का वैल्यू पॉजिटिव। तो K इज इक्वल टू K जेड डायरेक्शन में, जेड की जगह जेड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब K कैप डायरेक्शन में जा रहा है। चूंकि क्वेश्चन में I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में दिया है, तो इसलिए मैंने K कैप लिखा है। चाहो तो जेड कैप भी लिख सकते हो K कैप की जगह, तुम्हारी मर्जी। तो हम जानते हैं B निकाला जा सकता है, B का फार्मूला होता है ओमेगा B इज इक्वल टू K क्रॉस E। E गिवन है ये क्वेश्चन में, K अभी जस्ट निकाले हैं, K जेड K कैप, ये देखो K की जगह K जेड K कैप, E की जगह ये, तो ओनली वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, यूनिट वेक्टर्स। तो K क्रॉस J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी ये सब तो कांस्टेंट है बाहर, K क्रॉस J हो जाएगा -I। ये निकल गए B जो कि -I डायरेक्शन में है। तो ये एंट्रोपी नहीं है, ये है पॉइंटिंग वेक्टर S इज इक्वल टू E क्रॉस B बाई μ0 होता है। ओमेगा को नीचे ला दिया हो ना, E क्रॉस B बाई μ0, E का वैल्यू ये पूरा, B का वैल्यू ये पूरा। E क्रॉस B करेंगे तो देखो दोनों का वैल्यू सेम है लगभग, तो ये सब स्क्वायर हो जाएगी, नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर, उसको उसी को डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। केवल क्रॉस प्रोडक्ट होगा यूनिट वेक्टर्स का, E का है डायरेक्शन J कैप, क्रॉस B का डायरेक्शन है -I कैप, सो -I कैप यहाँ लिख दिया। J क्रॉस -I होता है +K कैप, और सामने तो मल्टीप्लाई हो ही गए,
तो ये वाला ऑप्शन आएगा जिसमें के कैप है और के जेड बाई ओमेगा ई नॉट ई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 मैच कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटरफेस वाले प्रॉब्लम से। द रीजन वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब ये अपर हाफ प्लेन, ठीक है, हैज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1। इसका पोटेंशियल पूरे सरफेस का पोटेंशियल है V1 ऊपर रीजन में। V लेस देन जीरो मतलब इस नेगेटिव वाई रीजन में जो है पोटेंशियल है V2, जो कि V1 के इक्वल नहीं है लिखा है। A charged particle is with momentum p is incident at an angle theta 1 एंगल पे इंसिडेंट कर रहा दिख रहा है वो विथ मोमेंटम p1 एंड इंटरफेस ऑफ द टू रीजन, दो रीजन के इंटरफेस में इंसिडेंट हो रहा है, सी फिगर बिलो। द पार्टिकल हैज मोमेंटम p2 इन रीजन। अब इस रीजन में एंटर किया तो देखो थोड़ा डेविएट हो गया, विचलित हो गया, अपवर्तित हो गया। सो रीजन y लेस देन जीरो में देन द एंगल थीटा टू बताना है विच इज गिवन बाय थीटा टू क्या होगा। तो चूंकि हम वाई की ही बारे में बात कर रहे हैं तो मोमेंटम का वाई कंपोनेंट ले लेंगे। तो यहाँ जितना वाई कंपोनेंट है वही इधर के वाई कंपोनेंट के इक्वल होगा। सो P1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू P2 साइन थीटा 2 हो जाएगा। तो P1 ये ट्रिक है जो कि ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है, ट्रिक से आ गया आंसर तो अपन टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसको इसका ओरिजिनल वाला आंसर बाद में बताया जाएगा, फिलहाल तो अभी इतना ही। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है, अ बैटरी विथ एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ लोड रजिस्टर 485 ohm and the voltage measured across the battery terminal using an ideal voltmeter is 9.7 volt. The internal resistance of the battery is closest to, internal resistance मतलब वही 11-12 का क्वेश्चन है, वहीं से आया है, तो जो भी 11-12 पढ़े होंगे उससे बनना चाहिए ये। तो पढ़े तो सब है लेकिन आंसर याद रहता कि इसको 11-12 क्वेश्चन दे देंगे तो याद कहाँ से रहेगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो गिवन वोल्टेज है 10 वोल्ट ओपन सर्किट वाला वही, और आर गिवन है 485 ओम और ईएमएफ गिवन है 9.7 वोल्ट। हमें आर है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ईएमएफ का इंटरनल वोल्टेज इंटरनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू बी माइनस आई आर, आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर। ई का वैल्यू दिया है 9.7, वी का भी वैल्यू गिवन है बट उसको लास्ट में रखेंगे। तो वी को कॉमन निकाले 1 माइनस आर बाई आर हो जाएगा। सो 10 वी का वैल्यू 10 गिवन है, 9.7 इसको इधर ले जाऊंगा तो और दशमलव हो जाएगा 0.97, 1 माइनस आर बाई आर। सो यहाँ से आर को उधर ले जाएगा तो इसको इधर ला लिया तो 1 माइनस 0.97, आर को इधर ला लिया तो 1 माइनस 0.97 करेंगे 0.03 इंटू मल्टीप्लाइड बाई आर करेंगे तो आर का वैल्यू है 485, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.55 जो कि इक्वल है लगभग बराबर है 15 ओम के। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 15 ओम। अगला क्वेश्चन है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स से। अ हैमिल्टोनियन फॉर अ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस। द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन द स्टेट दिस where 1 and 2 are the normalized first and second excited state है। 1 मतलब फर्स्ट, 2 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द ऑसिलेटर, एंड लैम्डा एंड थीटा मान लो, न्यू मान लो, जो भी आर पॉजिटिव रियल कांस्टेंट। इफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालने आना चाहिए जो कि लैडर ऑपरेटर के फॉर्म में यूज करेंगे, लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर। सो ये साई का वैल्यू गिवन है तो ये केट साई का वैल्यू गिवन है, ब्रा साई का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ब्रा साई में क्या होते हैं, केवल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर देना है। सो केट 1 को ब्रा 1 लिख लेना है, केट 2 को ब्रा 2 लिख लेना है। हम जानते हैं कि एक्स पोजिशन ऑपरेटर होता है अंडर रूट एच क्रॉस बाय 2 ओमेगा ए प्लस ए डैगर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा साई ए साई। सो ब्रा साई का वैल्यू रख देंगे जो कि ये है, और एक्स का वैल्यू रख देंगे ये, और केट साई का वैल्यू रख देंगे जो कि है ये। इसको ऑपरेट करने आना चाहिए भाई। यहाँ पर तो कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर डिफ़िकल्टी में पड़ जाते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स होता है उसको अलग कर देना। तो ये दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होके
इस रूट को हटा दिया मैं, और h क्रॉस बाई रूट 2 तो ये सिंगल है तो उसको बाहर निकाल दिया मैं। अब अंदर क्या बचा है, ब्रा1 ये लैम्डा के बाद 2 बचा, a प्लस ए डैगर बचा, और ये केट वाले बचा, केट वेक्टर्स वो सिंपली 1। इस a को ये 1 ये 1 ये 2 सब पे ऑपरेट होगा, इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। देखो कि 1a1 प्लस ये 1 का 2 के साथ भी होगा, सो 1 और बीच में a ऑपरेटर, और लेमडा ये पूरा को ले रहा हूँ, लेमडा की पावर आई थीटा इंटू 2। ये हो गया a का काम इन दोनों के साथ, a1 जो है 1 के साथ भी ऑपरेट हो गया, 2 के साथ भी a। अब a डैगर को ऑपरेट कराने हैं दोनों के साथ, तो a डैगर को ऑपरेट कराएंगे पहले 1 के साथ, ये 2 के साथ पहले करा सकते हो, मतलब 1 जो है इन दोनों के साथ हो गया, अब 2 को इन दोनों के साथ करना है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, सो 2 और 1 देखो फट गया थोड़ा, ये डैगर है ना, प्लस लेमडा की पावर आई थीटा। अब दूसरा ऑपरेटर 2 को 2 के साथ कराएंगे तो 2 ए डैगर, ये लेमडा की पावर आई थीटा और 2, ठीक, ये माइनस गई। हम जानते हैं कि ए डैगर ए पे ऑपरेट होता है, ए डैगर किसी स्टेट एन पे ऑपरेट होता है तो अंडर रूट एन और एन माइनस 1 कर देता है, तो 1 पे ऑपरेट होगा तो 1 माइनस 1 0 कर देगा, सो 1a0, ठीक है, और अंडर रूट 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, तो 0 और 1 दे आर ऑर्थो नॉर्मल स्टेट, ऑर्थो नॉर्मल स्टेट होने की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, तो टर्म 0। ये 2 पे ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 और 2 माइनस 1, जो कि होगा रूट 2 और 1, तो रूट 2 और 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 होता है, और रूट 2 बाहर। अब ये स्टेट ए डैगर 1 पे ऑपरेट होगा तो एक बढ़ा देता है, ए डैगर किस स्टेट एन पे ऑपरेट होता है तो अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन होता है, और एन माइनस एन प्लस 1 करता है, ठीक, सॉरी ए रूट, हाँ एन होता है, और ये होता है रूट एन प्लस 1, ये होता है अंडर रूट एन प्लस 1 और केट एन प्लस 1 होता है। तो एन की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी रूट 2 आएगा, रूट 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, सो ये रूट 2 आ गया देख लो, और 1 का 1 पे ऑपरेट होगा तो 1 को 2 कर दिया ये डैगर 2 पे ऑपरेट होगा तो 2 को 3 कर देगा, सो 3 और 2 0 हो जाएगा, फिर से सेम होना चाहिए, 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 2 2 है तो ये सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइव मतलब बच जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अगेन, तो यहाँ से 1 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ लेमडा की पावर आई थीटा बचा, लेमडा की पावर माइनस आई थीटा बचा, और रूट 2 सबसे कॉमन निकाल लिया मैं, तो ये क्या होता है जानते हो, 2 कॉस थीटा होता है, तो रूट 2 लेमडा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। सामने जो इसको छोड़े थे उसको यहाँ से वापस लिख लो, 1/1 प्लस, यहाँ जो छोड़े थे ये दे, इसको यहाँ लिख लेना वापस, तो 1 बाई लेमडा स्क्वायर ये, तो दिख रहा है कि लेमडा कॉस थीटा बराबर एक इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, जिसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितना, बीटा अंडर रूट एच क्रॉस बाई ओमेगा गिवन है, एच क्रॉस एम ओमेगा से रूट एच क्रॉस ओमेगा कैंसिल, ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल, तो यहाँ 2 बस बचेगा, तो 2 लेमडा कॉस थीटा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, और बीटा का वैल्यू ये आ गया, तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर से आया है। अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज इन द एंगुलर मोमेंटम स्टेट L इज इक्वल टू 4 और LZ का वैल्यू 4 दिया है। द अनसर्टेनिटी इन LX में अनसर्टेनिटी निकालना है। कट टू द सॉल्यूशन। सो अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है डेल्टा LX में अनसर्टेनिटी हो जाए अंडर रूट एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है, सबको पता है अनसर्टेनिटी, चाहे वो एल के लिए हो चाहे एक्स वाई जेड पी किसी के लिए भी हो, फार्मूला यही होता है। तो एक्स के लिए हम ऐसे लिख दिए। हम जानते हैं बचपन से या पढ़े होंगे कि एल एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होता है, तो डेल्टा एल एक्स ये 0 हो जाएगा, तो 0 रख दो, तो क्या बचा, डेल्टा एल एक्स अंडर रूट एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रूट एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल टू 4 दिया है, एल जेड इज इक्वल टू 4 दिया है, जो कि है यही एम एल है, एल जेड ही इक्वल टू 4 दिया, वो एम एल है और कोई नहीं। हम जानते हैं एल स्क्वायर होता है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर।
एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, एल वाई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, एल जेड स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। और अब ये भी जानते हैं एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल होता है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एल एक्स स्क्वायर। इसको इधर एल ले गया तो एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, और इधर 2 इधर नीचे चला जाएगा तो 2 नीचे आ गया, ये एल एक्स स्क्वायर इधर अकेला बचा। एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1 माइनस एल जेड स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है एम एल एच क्रॉस स्क्वायर। एल का वैल्यू रख दो, 4 गिवन है, एम एल का वैल्यू 4 गिवन है, तो 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 एच क्रॉस का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौक 16 बटे 2, सो ये हो जाएगा 20 में से 16 गए 4, 4 बटे 2 एच क्रॉस स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर, सो 2 एच क्रॉस स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर। सो एल एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है रूट 2 एच क्रॉस स्क्वायर, जिसका वैल्यू यहाँ रख देंगे यहाँ, तो आ जाएगा रूट 2 एच क्रॉस स्क्वायर, सो रूट 2 एच क्रॉस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कट टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 रूट 2 एच क्रॉस, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, जो कि है डाइपोल प्रॉब्लम से। द पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल P, जो कि पी एक्स आई कैप, इज प्लेस्ड एट द वर्टिकल डिस्टेंस D above the grounded infinite conducting XY plane as shown in the figure. At point R, जो कि very very greater than D है, far away from the dipole the electrostatic potential VR varies approximately as। देखो डायरेक्ट शायद कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, मैं क्लास में भी कराया हूँ या नोट्स में भी तो है ही, ठीक है। जब भी ग्राउंडेड प्लेन बोला हो तो हमें हमेशा इमेज मेथड यूज़ करना है। तो ये क्या है, डाइपोल ऐसे गिवन है, डाइपोल मतलब डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर, तो इसके इमेज बनाएंगे तो प्लस की इमेज माइनस, प्लस की इमेज माइनस और माइनस की इमेज प्लस बनता है। हियर यू कैन क्लियरली सी एक क्वाड्रपोल क्रिएट होगा, 4 पोल का है, नहीं 4 चार्ज है। जिस क्वाड्रपोल हम जानते हैं कि ये नोट्स में लिखे भी होगी, क्वाड्रपोल के लिए पोटेंशियल क्या होता है 1/r क्यूब की तरह वेरी करता है। मोनोपोल होता है तो 1/r की तरह वेरी करता है, डाइपोल होता है तो 1/r स्क्वायर, और क्वाड्रपोल होता है तो 1/r क्यूब की तरह वेरी करता है। चूंकि ये क्वाड्रपोल है तो 1/r क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देख लो याद है तो डायरेक्ट टिक लगा के आ सकते हो, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था ये क्वेश्चन। कट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट साई, जो कि गिवन है, वेयर साई एन एल एम आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट। If L square is measured in this state, the probability of obtaining the value 2h cross square, 2h cross square मिलने की क्या probability है बताना है। ये जो वेव फंक्शन गिवन है इसकी, ये हर एक वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है बोला है, बट ये नॉर्मलाइज है कि नहीं बोला है, चेक कर लेंगे भाई, नहीं बोला है तो। सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मॉड c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसका मॉड का स्क्वायर प्लस इसके मॉड का स्क्वायर प्लस इसका मॉड का स्क्वायर 1 आना चाहिए, कि आ रहा है 1, तो ये नॉर्मलाइज्ड है। ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया नॉर्मलाइज दे दिया है, नहीं तो नॉर्मलाइज करते रहो टाइम वेस्ट होता है। तो ये एल स्क्वायर को ऑपरेट कराना है एल एम पे, तो क्या देता है एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस 1। तो ये जो स्टेट है, 3 स्टेट, इनमें से किस पे ऑपरेट कराने पर रूट 2 एच क्रॉस स्क्वायर आएगा आइगन वैल्यू। क्वेश्चन में वही बोला है ना, 2 एच क्रॉस स्क्वायर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो 2 एच क्रॉस स्क्वायर देखो ऑपरेट करा के देख लेते हैं। इस पे ऑपरेट कराएंगे तो नहीं आएगा, एल का वैल्यू 0 है, एन एल एम एल का वैल्यू देखो इसमें 0 है, तो 0 आ जाएगा ना इसमें, तो इसमें नहीं मिल रहा है 2 एच क्रॉस स्क्वायर। इसमें एल का वैल्यू 1 है तो 1 रखो, एल का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 0 पे 1, एल का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिए तो 2 एच क्रॉस स्क्वायर आया। 3 1 1 में इसमें भी एल का वैल्यू 1 है, रख दिए तो आया 2 एच क्रॉस स्क्वायर। इन दोनों स्टेट में एल का वैल्यू आइगन वैल्यू 2 एच क्रॉस स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों स्टेट में प्रोबेबिलिटी होगा ये इसके मॉड के स्क्वायर, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दिस 2 स्टेट्स आर गिवन 2 एच क्रॉस स्क्वायर, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी √3/7 का स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो 3/7 प्लस 4/21, जो कि हो जाएगा 13/21। ठीक है, 13 न मेरा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यह ऑप्शन नंबर 1 में 13/21 जो कि है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स मैट्रिक्स से आ गया था, जो कि बहुत इजी है। मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस, द आइगन वैल्यू ऑफ 3a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर 6a प्लस 2i वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स R। आइगन वैल्यू बताने इस मैट्रिक्स एक्सप्रेशन का।
ठीक है, तो ये मैट्रिक्स गिवन है। और अच्छी बात है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम जानते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है वही आइगन वैल्यू होता है। तो क्या ए माइनस लैम्डा ही करके निकालना नहीं पड़ा, सीधा डायरेक्ट लैम्डा इज इक्वल टू 1 3, जो आइगन ये 1 3 और -2 यही इसका आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का। क्वेश्चन में मैट्रिक्स एक्सप्रेशन गिवन है 3a³ + 5a² - 6a + 2i। तो आइगन वैल्यू, इस मैट्रिक्स एक्सप्रेशन का आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो लैम्डा है उसको रख रख के देखेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका आइगन वैल्यू है बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। उसका आइगन वैल्यू उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करके देख लो सब में, तो 1³ में 1, ये 1 पुट करेंगे तो कहाँ इसमें, हाँ 1³ 1² 1 2, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 4 आएगा। 3 पुट करेंगे तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो 110 आएगा। 2 -2 पुट करेंगे तो यहाँ -2 में ट्रिक था, खेल था। यहाँ कुछ लोग नहीं लिखे थे, प्लस लिख डाले हैं तो उससे गलत आ गया होगा, बट या 2 से तो पता चल ही जा रहा है। तो ये 10, तो 4 110 और 10, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में बस है ऐसा। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट से, थर्मोडायनेमिक्स से या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आया है। अ सिंगल पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स विद एनर्जी 0 एंड E रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर KT इज वेरी ग्रेटर देन E दिया है, मतलब बीटा टेंस टू इन्फिनिटी दिया है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम CV विल बी अप्रोक्सीमेटली। स्पेसिफिक हीट निकालना है। कट टू द सॉल्यूशन। ये दिया 2 एनर्जी लेवल 0 एंड एप्सिलॉन। तो सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, तो z इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह 0 एक एनर्जी, दूसरा एनर्जी E है, e की पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर माइनस बीटा ई। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है CV इज इक्वल टू 1/kT² डेल स्क्वायर बाई डेल बीटा स्क्वायर लॉग जेड। चूंकि CV इज इक्वल टू du/dt पढ़े होगे, तो मैंने क्या किया कि u होता है डेल बाई डेल बीटा माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग जेड होता है, और d/dt, तो मैंने d/dt को भी डेल बाई डेल बीटा के फॉर्म में लिख दिया, जो कि सो डेल बाई डेल टी होता है -1/kT² डेल बाई डेल बीटा। ये होता है, इसको याद रख सकते हो, या सिंपली बीटा इज इक्वल टू 1/kT होता है ना, इसी को डिफ्रेंशिएट करके लाया हूँ मैं। तो इसको यहाँ रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/kT² डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा स्क्वायर हो जाएगा। एक डेल बाय डेल बीटा इसके कारण, एक डेल बाय डेल बीटा इसके कारण, तो डेल स्क्वायर बीटा बाय डेल स्क्वायर बाय डेल बीटा स्क्वायर लॉग जेड, जेड का वैल्यू रख दिए। फिर इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो लॉग एक्स का 1/x, और फिर इसका फिर से होगा तो -e आएगा। फिर यहाँ पर फिर एक बीटा बचा, एक बार डिफ्रेंशिएट करना बचा है, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x², तो पूरा x की जगह ये है तो -1/x²। फिर से इसका होगा तो माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, तो माइनस माइनस एक ऑलरेडी प्लस हो चुका है, करके देख लेना आराम से डिटेल से, तो प्लस हो चुका है, तो इसका माइनस और आएगा यहाँ पर इस माइनस बीटा ई का, ठीक है, तो इसका माइनस ई यहाँ पर। और बीटा, ये क्वेश्चन में गिवन KT इज वेरी ग्रेटर देन ई, और KT बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/kT। KT बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ई से, सो बीटा टेंस टू 0 हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते बोल दिया था बीटा टेंस टू इन्फिनिटी करके, जो कि नहीं होगा। बीटा टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि KT वेरी ग्रेटर देन है, मतलब बीटा 0, बीटा कम मतलब 0। ई की पावर में 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमें 1 2 से कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई भी टेम्परेचर का टर्म नहीं दिख रहा है, यहाँ बस T² टर्म दिख रहा है। प्रोपोर्शनल पूछा है, प्रोपोर्शनल देख लो, सो CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T², कहीं भी और T नहीं बचा है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। देख सकते हो ऑप्शन 2 में है प्रोपोर्शनल टू 1/T², ठीक, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है, ओपेम से। अ ट्रेन ऑफ स्क्वायर, ट्रेन रेलगाड़ी ऑफ स्क्वायर वेव पल्स इज गिवन टू द इनपुट ऑफ एन आइडियल ओपेम सर्किट शोन बिलो। देखो स्क्वायर वेव गिवन है, ये ओपेम है, गिवन दैट द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट पल्स इज वेरी लेस देन RC एंड द ओपेम डज नॉट गेट इनटू saturation, which of the following best represent the output of the waveform? ये स्क्वायर वेव गिवन है, ओपेम है। ये जो सर्किट है, ये इनपुट सर्किट वो डिफरेंशिएटर का सर्किट है, और ये जो आउटपुट सर्किट है वो इंटीग्रेटर का सर्किट है। तो कोई भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो
फिर इंटीग्रेट करो, डिफ्रेंशिएट करने से बदल जाएगा, इंटीग्रेट करने से फिर से वही हो जाएगा। तो देख लो, डिफ्रेंशिएट किए तो स्पाइक्स बन गया, ये स्पाइक्स ये आउटपुट मिलता, बट उसी को इंटीग्रेट करते तो स्पाइक्स का इंटीग्रेट होता है फिर से स्क्वायर वेव, तो आउटपुट स्क्वायर वेव मिलेगा। बट नेगेटिव टर्मिनल में दे रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल में दे रहे हैं इनपुट को, तो इसका फेज पलट जाएगा। देख लो, ये ऊपर से चालू हो रहा था, अब नीचे से चालू होगा आउटपुट। तो कुछ बच्चे क्या है, सिंपली डिफ्रेंशिएट करके स्पाइक्स को लगा के आ गए हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 में स्पाइक्स है, कुछ लोग ऑप्शन 2 को लगा कर गए थे क्योंकि डिफरेंशिएटर है करके, केवल पहले सर्किट को देख के। दूसरा सर्किट आउटपुट सर्किट जो है इंटीग्रेटर है, तो इंटीग्रेट स्पाइक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन स्क्वायर वेव मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला क्वेश्चन है कम्यूटेटर से, क्वांटम मैकेनिक्स से, 3.5 मार्क्स में। इफ एन ए एंड बी आर द हर्मिशन ऑपरेटर्स एंड सी इज एन एंटी हर्मिशन ऑपरेटर, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या ए बी सी हर्मिशन होगा, ये हर्मिशन होगा, एंटी हर्मिशन होगा, क्या होगा? चलो देखते हैं बना के। तो ये गिवन है ए हर्मिशन है बोला है, तो हर्मिशन मतलब उसका डैगर वही होगा, ए डैगर इक्वल टू ए, हर्मिशन का मतलब यही होता है। बी ऑपरेटर भी हर्मिशन मतलब बी का डैगर बी होगा। सी डैगर एंड सी ऑपरेटर एंटी हर्मिशन है बोला है, तो सी डैगर होगा -सी। गले में खराश। लेट्स चेक द ऑप्शंस। तो देखो ए बी का कम्यूटेटर और सी का कम्यूटेटर चेक करने की, एंटी हर्मिशन है तो डैगर लेके देखेंगे भी। तो चलो डैगर लेके देखते हैं, हर्मिशन कब होगा? यदि ए का डैगर ये आ गया, इसका डैगर यही आ गया तो हर्मिशन है, माइनस आ गया तो एंटी हर्मिशन है। तो चलो डैगर लेंगे, डैगर अंदर जाता है कम्यूटेटर के, तो इसको पलट देता है, तो सी पहले आ जाएगा, ए बी बाद में आ जाएगा, तो सी पहले ए बी बाद में, और डैगर लग जाएगा। सी का डैगर हमें पता है -सी, क्योंकि एंटी हर्मिशन है ये डैगर अंदर जाएगा तो ए बी को पलट देगा, बी का डैगर ए का डैगर कर देगा ये, तो -सी तो -सी है। तो बी का डैगर बी होता है, ये देखो हर्मिशन है। ए का डैगर ए हर्मिशन है, तो ए का डैगर ए होगा। तो बी ए ना लिख के ए बी कर देते हैं, इसको ए बी कर देंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये सी ए बी हो जाएगा। अब हमें इस फॉर्म में लाना है ना, इसी के जैसे दिखना चाहिए। ए बी को इधर लाएंगे, सी को इधर, जब पलटते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस साइन आएगा। तो दिख रहा है कि ए बी सी का डैगर -ABC आ गया, तो मतलब ये एक एंटी हर्मिशन है, एंटी हर्मिशन है ये पूरा ना, पूरा एंटी हर्मिशन है। अगला है, अब दूसरा को देखेंगे, दूसरा भी क्वेश्चन, दूसरा भी था ऑप्शन में ए सी और बी। थोड़ा सांस ले लेता हूँ। तो ये डैगर अंदर आ जाएगा, तो बी डैगर और सी डैगर ए डैगर हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा ये, जिसे ऊपर में हुआ था, ऊपर में इधर। तो बी का डैगर बी होता है, सी का डैगर -सी होता है, ए का डैगर ए होता है। इसको भी पलट दिया हो ना, बस उसमें पूरे डिटेल से बताया था, इसमें डिटेल से ना बता के डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो हम जानते हैं कि सी का डैगर -सी होता है बिकॉज इट इज़ एंटी हर्मिशन। बी का डैगर होगा बी बी, और इसको जब पलट देंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, पलटने से साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है सबको पता होगा। ठीक है, तो अब इसको पलट देते हैं, ए सी को सामने लिख देते हैं, बी को पीछे ला देते हैं, क्योंकि ये इधर वही है, उसी फॉर्म में लाना है, ताकि चेक करते बन जाए कि हर्मिशन एंटी हर्मिशन। पलट देंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। देख लो, ये का डैगर माइनस ये आ गया, इसका मतलब ये भी एंटी हर्मिशन है, तो बोथ आर एंटी हर्मिशन, तो ऑप्शन नंबर 2 में है ऐसा। तो यहाँ देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है बोथ आर हर्मिशन, बोथ आर एंटी हर्मिशन, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लॉजिक गेट से, जो कि आप बचपन की तरह वैसे आसान नहीं आता है, बट इस बार थोड़ा इजी था। लॉजिक गेट, लॉजिक लेवल एच एन एल लोकेशन डिफरेंट फाउंड है सोन इन द फिगर बिलो। ये लॉजिक गेट है, एच का मतलब होता है 1 हाई, लो का मतलब लो, एल का मतलब लो, और 0 लो का मतलब 0 होता है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द लॉजिक गेट